कथा कुंज एफएम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गरिमा जैन द्वारा लिखित कहानी प्रेम पत्र। तो शुरू करते हैं कहानी। प्यारे अमित, बहुत दिन हुए तुमसे कोई बातचीत नहीं हुई। पहले तुम्हें जब मन फ़ोन कर लिया करती थी, पर अब वो अपनापन नहीं लगता कि जब चाहूँ तुमसे बात कर लूँ। इसलिए तुम्हें आज एक पत्र लिखने बैठी हूँ। ऐसे तो यह बीते ज़माने की बात हो गई, पर कहते हैं ना, कभी कभी पुरानी बातें बहुत प्यारी लगती हैं। शायद जब तक यह पत्र तुम तक पहुँचे मैं तुम्हारे घर से जा चुकी होंगी। वैसे भी तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सोच रही हूँ मम्मी के यहाँ जाऊँ, जो कोर्स अधूरा छूट गया था वह भी पूरा कर लूँ, और कोई छोटी मोटी नौकरी मिले तो कर लूँ। समय नहीं बीतता। मुझे आज भी याद है वह दिन जब मेरी तुमसे सगाई हुई थी। मेरे चेहरे पर से मुस्कुराहट हटती ही नहीं थी। कभी कभी लगता था कि लोग मुझे पागल ना समझें। हर समय किसी न किसी तरह तुम्हारे बारे में जानने का प्रयास करती रहती। नाते रिश्तेदारों से, सहेलियों से, जो भी तुम्हें जानता था उससे तुम्हारी रुचि अरुचि के बारे में पूछती। ऐसे ही मालूम पड़ा था कि तुम्हें चमचम बहुत पसंद है। ऐसे तो मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, पर तुम्हारे लिए मैंने चमचम बनाना सीखा था। कई बार बनाने के बाद इसमें एक्सपर्ट हुई थी। शादी के बाद जब माँ ने पहली बार मीठा बनाने को कहा, तब मैंने चमचम ही बनाया था। पर तुम्हें तो उस दिन भी ऑफिस जाना था, तो मैंने तुम्हारे टिफ़िन में रख दिया। मैं दिन भर इंतज़ार करती रही तुम्हारे फ़ोन का कि तुम फ़ोन करके बताओगे कि चमचम कितनी अच्छी बनी थी, पर तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं आया। शाम को तुम आए, तब मैंने बेसब्री से इंतज़ार किया कि अब तो कुछ कहोगे, पर जब तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा तो मुझसे रहा नहीं गया, और रात के खाने के बाद मैं तुमसे पूछ ही बैठी थी। तब तुमने जो कहा कि तुमने वह मिठाई चपरासी को दे दी। चपरासी को? मेरी बनाई मिठाई तुमने चपरासी को दे दी, जो मैंने खास तुम्हारे लिए महीनों से बनानी सीखी थी। मेरा मन जार जार हुआ था, लेकिन मैं चुप रह गई थी। शायद यही रिश्ते के उतार चढ़ाव होंगे जो मुझे सीखने थे। पर धीरे धीरे मैं जान गई कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। शायद इसलिए तुमने शादी के 1 महीने के अंदर ही अपना ट्रांसफ़र बेंगलोर करा लिया। मेरा ना सजने का मन करता है ना संवरने का। बस सब साड़ियाँ अलमारी में ही बंद पड़ी हैं, और मैं सूती सूट पहने घूमा करती हूँ। कभी कभी माँ तैयार होने को कहती हैं तो उनका दिल रखने के लिए तैयार हो जाती हूँ। बदरंग कपड़े भी पहन लेती हूँ, जबकि इस तरह से मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रही। मुझे शुरू से ही चटक और शोख रंग पसंद थे, पर सारी खुशी ना जाने कहाँ चली गई। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट जाने कहाँ काफूर हो गई। मैं हर पल यही सोचती कि मुझ में ना जाने क्या कमी थी। मेरा रूप तुम्हें पसंद नहीं आया, या मेरी बात तुम्हें बुरी लग गई, या फिर मेरी शिक्षा तुम्हें कम लगती है। मैं बार बार भाभी से यही जानने का प्रयास करती। एक दिन बात करते करते मेरी आंखें भर आईं। तब भाभी ने गले लगाकर कहा और बोलने लगी, अरे पगली, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वह निशा को भूल जाएगा। तब मैंने पहली बार निशा का नाम सुना था, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बनकर सामने आने वाली थी। मैंने भाभी से पूछा, निशा? निशा कौन? भाभी को सब पता था। मैंने उन्हें कसम दी। तब उन्होंने बताया मुझे निशा कौन थी। अब मैं जान चुकी हूँ, जो निशा तुम्हारी लगती है वो मैं कभी नहीं लग सकती। मुझे पता है निशा का भी ट्रांसफ़र बेंगलोर हो चुका है। शायद तुम दोनों एक ही ऑफिस में काम भी करते हो। मेरा अब तुम्हारी ज़िंदगी में और इस घर में कोई काम बाकी नहीं रहा। दिवाली की छुट्टियों में जब तुम वापस लखनऊ आओगे तो तलाक के कागज़ मेरे घर भिजवा देना। मैं चुपचाप साइन कर दूंगी, तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। तुम सुख चैन से अपनी ज़िंदगी बिताना। मैं इतना बड़ा धोखा खा चुकी हूँ कि दोबारा शादी करने के बारे में तो सालों सोच नहीं सकती। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अमित। तुम प्रेम के हाथों मजबूर थे। तुम्हें खुश करने की कोशिश में जो छोटी छोटी बचकानी हरकतें मैंने की थी, उसे मेरा बचपना समझ के माफ़ कर देना। बाकी घर पर सब ठीक है,
माँ तुम्हें बहुत याद करती हैं, उनसे मिलने जल्दी आ जाना। तुम निश्चिंत रहना, मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊँगी और ना किसी को कुछ बताऊँगी। सब मुझे ही दोषी समझेंगे, पर कोई बात नहीं। मैंने तुमसे एक तरफ़ा मोहब्बत की थी जो जहर होती है, और यह जहर मैंने पी लिया है। अमित, यह चिट्ठी पढ़ के कोई जवाब देने की कोशिश मत करना। शायद मैं तुम्हारे पत्र का इंतज़ार भी नहीं कर रही। मैं अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देना चाहती हूँ और उसी ओर आगे बढ़ रही हूँ। पर अमित जवाब देता है। अमित अपनी प्रिय पत्नी सपना को एक पत्र लिखता है। प्रिय सपना, तुम्हारा प्यारा सा पत्र मिला। पत्र पढ़ के मुझे बहुत सी बातें जीवंत याद हो आईं। तुम सोच रही होगी कि मैं निशा के साथ यहाँ बहुत अच्छे दिन काट रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं। तुम जिसे छोटी बचकानी हरकतें समझती हो, वह मेरे प्रति तुम्हारा प्यार था। और मैं तुम्हें कसम देके कहता हूँ कि तुम्हारी एक एक हरकत मुझे मुँह ज़बानी याद है। वह चमचम जो तूने मेरे लिए बनाई थी, वह मैंने खुद ही खाई थी, लेकिन तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, तुम्हें दुख पहुँचाने के लिए मैंने कहा था कि मैंने चपरासी को दे दी। सच, ऐसी चमचम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था। मैंने शादी से पहले, शायद सगाई के समय, तुमसे इशारों इशारों में कह दिया था कि तुम्हारी हाँ ना पे ही यह रिश्ता कायम होगा। मुझे लगा था तुम मेरा इशारा समझ गई हो कि इस शादी में मेरी कोई सहमति नहीं। मेरी गलती यह थी कि उसी वक्त तुमसे खुलकर बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन शायद भाग्य में यही लिखा था, तुम्हारा मेरा साथ। अगर मैं उस वक्त शादी के लिए मना कर देता तो शायद एक चमकता हीरा हमेशा के लिए ज़िंदगी से खो बैठता। वो एक महीना जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया और तुम्हारा दिल तोड़ने का भरकस प्रयास किया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उस वक्त निशा का जादू छाया हुआ था। तुम्हारी वह छोटी छोटी बातें मुझे आज भी याद हैं। कैसे तुम भागकर मेरे लिए दरवाज़ा खोलती थी। सुबह टिफ़िन में रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बना कर देती थी, जबकि मुझे पता है घर पर मीठा और कोई नहीं खाता। जब मैं नहाकर निकलता तो तुम मेरे लिए सबसे अच्छे कपड़े तैयार रखती, और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता कि तुम मेरे मन की बात पढ़ लेती हो। लेकिन मैं तुमसे कुछ भी कह नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त तक मैं निशा के जादू में ही खोया हुआ था। मैं जानता था कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, बस उस प्रेम का प्रत्युत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए उस वक्त तक प्रेम उमड़ा ही नहीं था जो आज उमड़ रहा है। तुमने मुझे पत्र लिखने को मना किया था, पर मैं तुम्हारा पत्र पढ़ के खुद को रोक नहीं पाया। आज मैं जानता हूँ मैं किस तरह एक हीरे को पत्थर समझकर फेंक आया था। यह बात सच है कि निशा का ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया था और हम एक ही ऑफिस में काम भी करते थे। निशा का तलाक हो चुका था और मेरा रास्ता साफ था। यह बात जानते ही मेरा दिल खुशी से उछलने लगा कि अब तो मेरी ज़िंदगी में निशा वापस आ जाएगी। निशा जब मुझसे मिली तो वह बहुत खुश हुई। वह मुझे बताने लगी कि किस तरह उसकी तलाक हो गई। वह बताती है कि वह एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था जहाँ उसकी शादी हुई थी। तब मैंने पूछा कि उसके परिवार में कौन कौन था। उसने बताया कि उसके सास ससुर साथ रहते थे। उसके सास ससुर हमेशा उसे साथ खाना खाने को कहते, साथ घूमने जाने को कहते, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। निशा समझती कि उसने अपनी आज़ादी खो दी है। उसकी ज़िंदगी में कोई प्राइवेसी नहीं रह गई। उसका बाहर से खाना खाने का मन होता तो सास घर पे ही वैरायटी बना देती। उसे इस तरह से घर का खाना खाने की आदत नहीं थी। छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाती और दिन भर अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर उसने मुझे बताया कि किस तरह उसने अपने पति रवि को दहेज लेने के मामले में फंसाकर उससे 25 लाख रुपए भी वसूले, साथ ही अपने गहने और सारा सामान भी ले आई। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, इट वॉज अ गुड डील। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। शादी भी कोई डील होती है भला? ना जाने क्यों उसी समय निशा, जो मुझे स्वर्ण की अप्सरा लगती थी, मुझे पाताल लोक की कोई राक्षसी लगने लगी। जो रिश्ते प्यार के होते हैं वह उसे पैसे से तौल रही थी। मैं उसी समय से उसे मैम कह के बुलाने लगा और मैं कोशिश करने लगा उससे कतराने लगी। एक हफ्ते तक तो वह मेरे पीछे पीछे आती रही,
लेकिन फिर अब वह मेरे बॉस के साथ घूमती फिरती है। अक्सर मैंने उन्हें ऑफिस में साथ निकलते देखा है, पर मुझे इससे कोई दुख नहीं हुआ। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम किस तरह भाभी, भैया और उनके बच्चों को अपने जैसा मानती हो। कैसे मम्मी पापा के पीछे तुम एक बेटी की तरह रहती हो। जिद करके मम्मी को काम नहीं करने देती। जब मैं ऑफिस से थका हारा आता हूँ तो तुम मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करती थी। जी करता है तुम्हें गले लगा लूँ, पर उस वक्त मेरे दिल में एक फांस सी थी। वह फांस अब निकल चुकी है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे जैसी पत्नी एक भाग्यवान इंसान को ही मिलती है। पर मैं यह नहीं जानता कि क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी। मैं तुम्हारे चरणों का दास बन के रहूँगा। जो तुम कहोगी मैं एक आज्ञाकारी बालक की तरह सारी बातें मानूंगा। तुमने मुझे बहुत सुख दिया। जिंदगी में वो सुख मुझे कोई नहीं दे सकता। तुमने मेरे परिवार को अपना परिवार समझा, मुझे देवता तुल्य समझा, पर मैं अभागा ना जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। जिसे ऐसी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली, वह उसे छोड़ने का पाप कर रहा था। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो एक फ़ोन ज़रूर करना। मैं मन ही मन रोज़ तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करता हूँ। तुमने शायद अपना नंबर बदल लिया है, या फिर तुम्हारा नंबर मैंने सेव ही नहीं किया था। यह मेरी बड़ी भूल थी। अगर संभव हो तो इस पापी आत्मा को माफ़ कर देना। उम्र भर आभारी रहूँगा। तुम्हारा अमित। अभी आप सुन रहे थे गरिमा जैन द्वारा लिखी कहानी प्रेम पत्र। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।